Myself Kajal. I am a student of BSc Chemistry Honours first year. Today I am going to make a presentation on topic Group 18 element noble gases. First of all, we should know about what are Group 18 element, why they call the noble gases. Group 18 consists of 6 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All these are gaseous and chemical unreactive. They form very few compounds. Because of this, they are termed noble gases. All the noble gases except radon occur in an atmosphere. Their atmospheric abundance in dry air is 1% by the volume, of which argon is a major constituent. Radon is obtained as a decay product of radium having the atomic mass 226. The reaction is radium with atomic number 88 give radon with atomic number 86 plus helium with atomic number 2. ग्रुप 18 के अंदर बेसिकली आपको 6 इसके अंदर आपको 6 एलिमेंट है वो देखने को मिलते हैं. जो सभी एलिमेंट है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इन गैसेस को बेसिकली इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस भी कहा जाता था. इनर्ट गैसेस इसलिए इनको कहते थे कि बहुत ही रेयर ऐसे हैं कि कंपाउंड, पहले तो ये माना जाता था कि वे कोई कंपाउंड बनाते ही नहीं है. इनके पास टेंडेंसी नहीं है कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर सकती. दैट्स वाई इनको कहा गया कि वे केमिकल अनरिएक्टिव है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड टू बी द इनर्ट गैसेस. रेयर गैसेस क्यों कहते हैं? रेयर गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो अबेंडेंस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही कम देखने को बेसिकली मिलती है. ये मिलते भी हैं तो बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे मोनोजाइट है, पिच ब्लेंड है, एक्सेट्रा. फिर बताते हैं कि जितनी भी गैसेस है ना, उनमें से रेडन है वो बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी. इनकी जैसे जो एटमॉस्फेरिक अबंडेंस है बहुत ही कम अमाउंट, लगभग 1% आपको देखने को मिलेगी. उनमें से भी आर्गन की ही क्वांटिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है. फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि भाई इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है. कि भाई हमने स्टडी किया कि भाई नोबल गैस क्या है. अब हम स्टडी करेंगे इनके एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट. First is the electronic configuration. General electronic configuration is ns2 np6 except helium which has electronic configuration 1s2. इसमें ये बताया जाता है कि भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np6. इट मीन्स कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर शेल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं. बट हीलियम एक एक्सेप्शन है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर केवल आपको 2 इलेक्ट्रॉन है वो देखने को मिलते हैं. बट इनका डुप्लेट, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है और सभी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से माने जाते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो देखने को मिलते हैं. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली कहते हैं. ये जो एलिमेंट है ये तो खुद ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा. क्यों नहीं मुश्किल होगा? क्योंकि भाई कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहता है. इसलिए कहते हैं कि नोबल गैसेस के पास क्वाइट हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी. Noble gases have very high ionization enthalpy due to stable electronic configuration. It decreases down the group with increase in atomic size. कि जैसे जैसे ट्रेंड बताया गया है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, देन आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है. नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से उसका साइज है वो बेसिकली बढ़ जाता है. अगर जैसे आपका साइज है वो बढ़ेगा तो जितना साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है. अब आप एक एलिमेंट है हीलियम और एक एलिमेंट ले लिया आपने क्रिप्टन. ठीक है, हीलियम सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, उसके अंदर एक ही शेल है
तो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंडेड होंगे न्यूक्लियर से एज कम्पेयर टू क्रिप्टन जिसका बड़ा साइज है, उसका इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि भाई हीलियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, बट क्रिप्टन के अंदर इजिली एज कम्पेयर टू हीलियम बेसिकली निकाल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो विद इंक्रीज इन साइज एट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेसिकली डिक्रीज है वो हो जाती है। सेकेंड इज एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आपको पता है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से आपका एटॉमिक रेडाई भी बेसिकली इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू गेन अ इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो कहते हैं। ये कहते हैं कि ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दे हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और इट में भी हम जीरो भी कह सकते हैं कि भाई इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, जिसकी वजह से इनके पास इतनी टेंडेंसी तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते सो इट मींस इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगभग जीरो भी कह सकते हैं कि भी इनको एक्सेप्ट करना ही नहीं है, या फिर हम ज्यादा फोर्स करके उसको इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्ट कराते हैं तभी जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड है उसको देनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर जीरो के बराबर आपको देखने को मिलती है। फिर है कुछ इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑल दी नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव नाइदर टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन और टू लूज एनी इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। थर्ड, sparingly soluble in water. Fourth, have very low melting and boiling point because only type of interatomic interaction in these element is weak dispersion force, कि भी इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है क्योंकि इनके अंदर वीक वेंडोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो देखने को मिलता है। अगर वेंडोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उनमें से भी केवल एक डिस्पर्जन फोर्स जिसको लंडन फोर्स भी कहते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। हीलियम हैज अ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस। ये फिजिकल प्रॉपर्टी का कुछ ट्रेंड आपको दे रखा है कि भाई जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली इंक्रीज होता है बिकॉज आपके वेंडल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इंक्रीज है वो हो जाते हैं। अब है केमिकल प्रॉपर्टी कि भाई नोबल गैसेस है वो कैसे केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं उनके बारे में बेसिकली हम स्टडी कर सकते हैं। इन जर्नल नोबल गैस आर लिस्ट रिएक्टिव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, except helium having electronic configuration 1s2 all have completely filled ns2 np6 electronic configuration in their valence shell. Second, they have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy. लेकिन अब क्या हुआ कि भी 1962 से पहले ये माना जाता था कि भी दो रीजन थे। एक तो फर्स्ट रीजन कि जो नोबल गैसेस हैं उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड रीजन है कि इन जो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाई है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनकी जीरो होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई ये माना गया कि भाई ये इनके पास टेंडेंसी है नए इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे नए इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, जिसकी वजह से कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1962 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था नील बार्टलेट। But in 1962, Neil Bartlett, then at a University of British Columbia, prepared a red compound which is formula as O2 positive PtF6 negative. He then realized that the first ionization energy of oxygen is 1175 kilojoule per mole, which was almost identical with that of xenon is 1170 kilojoule per mole. He attempted and made some type of another red color compound named xenon positive PtF6 negative by mixing PtF6 plus xenon. PtF6
कलर इज रेड येलो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा. After this discovery, a number of xenon compound, mainly with most electronegative element like fluorine and oxygen, have been synthesized. अब हम उन्हीं कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे भी कौन कौन से बेसिकली आपके कंपाउंड बने थे. सबसे पहले जीनन फ्लोरीन कंपाउंड के, जीनन के और फ्लोरीन के कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे उसके बारे में बेसिकली हम स्टडी है वो करते हैं. XeF2, xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon हेक्सेन फ्लोराइड. प्रिपरेशन हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड बता रखा है कि हम क्या करें, xenon प्लस F2 इन रेशियो 2:1 में ले ले, देन इट विल गिव XeF2 एट 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर. सेकेंड जो मेथड होता है कि व्हेन द xenon रिएक्ट विद फ्लोरीन इन रेशियो 1:5 at 873 Kelvin temperature and 7 bar pressure, then it will give xenon tetrafluoride. Xenon plus F2 in ratio 1:20 at 573 Kelvin temperature and 60 to 70 bar pressure, then it will give xenon hexafluoride basically हमें दे देते हैं. XeF6 can be prepared by the interaction of XeF4 plus O2F2 at 143 Kelvin. When xenon tetrafluoride react with O2F2, then it will give xenon hexafluoride plus oxygen. अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि XeF2, XeF4 and XeF6 are colorless, crystalline solid and sublime readily at 298 Kelvin. They are powerful fluorating agent. अब है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज. तो उसमें फर्स्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में बता रखा है कि दे आर रेडिली हाइड्रोलिज्ड इवन बाय द ट्रेस ऑफ वाटर. फॉर एग्जांपल 2 XeF2 प्लस वाटर इट विल गिव xenon प्लस HF प्लस ऑक्सीजन गैस. When the xenon tetrafluoride react with water, then it will give xenon plus xenon oxide plus HF plus O2. And when xenon hexafluoride react with water, then it will give xenon oxide plus HF. Xenon fluoride react with fluoride ion acceptor to form cationic spaces and fluoride ion donor to form fluoroanide. First reaction, when xenon difluoride plus PF4, PF5 give XeF positive, PF6 negative. Second, when xenon tetrafluoride react with SbF5, then it will give xenon fluorine thrice positive plus SbF6 negative. XeF6 plus MF, it will give M positive, xenon F7 negative. M may be alkali metal, sodium, potassium, rubidium and cesium. अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं. सबसे फर्स्ट है आपका xenon डाइफ्लोराइड XeF2. XeF2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है एंड जो इसका स्ट्रक्चर है वो लीनियर है. इसमें बताया जाता है कि जो फ्लोरीन है वो बेसिकली एक अबोव द प्लेन है, एक डाउन द प्लेन है, और इसके जो लोन पेयर है वो बेसिकली कहाँ मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में लाई है वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी के लिए कि भी एक्सियल पोजीशन पे 2 फ्लोरीन है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको 3 लोन पेयर है वो देखने को मिलते हैं. सेकंड है XeF4 का स्ट्रक्चर. XeF4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होते हैं जिसके अंदर xenon है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ और एक लोन पेयर होता है. दैट्स वाई 2 लोन पेयर है, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन. दैट्स वाई इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्क्वायर प्लानर. थर्ड है xenon हेक्साफ्लोराइड की कि xenon हेक्साफ्लोराइड की कैसे होगी कि xenon हेक्साफ्लोराइड के अंदर जो xenon है वो बेसिकली 6 बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है हमेशा फ्लोरीन के साथ और एक लोन पेयर देखने को मिलता है. इसलिए इसका नाम डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बेसिकली रखने को मिलता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आपको देखने को मिलती है.
अब है xenon के कंपाउंड विद ऑक्सीजन. It may be xenon oxide, XeOF4 and it may be XeO2F2. सबसे पहले XeO3 कैसे प्रिपेयर होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride with water give XeO3. XeF4 plus water, it will give XeO3 plus HF plus O2 plus xenon. XeF6 plus 3 water molecule give XeO3 plus 6 HF. XeO3 is a colorless explosive solid and has a pyramidal molecular structure. XeO3 में क्या होता है? XeO3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है जिसके अंदर xenon 3 सिग्मा बॉन्ड बना पाता है ऑक्सीजन के साथ और 3 ही पाई बॉन्ड बनाता है विद ऑक्सीजन एंड इसके अंदर एक लोन पेयर देखने को बेसिकली मिल जाता है. दैट्स वाई जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपको पिरामिडल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा. अगला है XeOF4 and XeO2F2. Partial hydrolysis of xenon hexafluoride give oxyfluorides. It may be XeOF4 and it may be XeO2F2. XeF6 plus water give XeOF4 plus 2HF. XeO4 called xenon oxytetrafluoride. XeF6 react with water molecule give XeO2F2 called xenon dioxydifluoride plus 4HF. XeOF4 is a colorless volatile liquid and has a square pyramidal molecular structure. इनका स्ट्रक्चर बता रखा है कि जो XeOF4 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है और इसका जो स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल होता है जिसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड विद फ्लोरीन, 1 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ही पाई बॉन्ड होती है ऑक्सीजन के साथ और एक लोन पेयर आपको देखने को मिलता है. और आपका जो स्ट्रक्चर था वो था xenon O2F2 जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बेसिकली sp3d और जिसकी ज्योमेट्री वो सी शार्प शेप आपको देखने को ऑलवेज मिल जाएगी. अब हम लास्ट में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास गैसेस हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी फिर क्या क्या यूजेस होते हैं. हम यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे कि हम इनको कहाँ कहाँ बेसिकली यूज है वो कर सकते हैं. सबसे पहले हीलियम. इट इज अ नॉन इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस. Hence, it is used in floating balloon for meteorological observation. Second, it is also used in gas-colored, cooled nuclear reaction. Liquid helium having the boiling point 4.2 Kelvin find use as cryogenic agent to carry out various experiments at low temperature. It is used to produce and sustain powerful superconducting magnet which form an essential part of modern NMR spectroscopic and magnetic resonance imaging MRI system for clinical diagnosis. It is used as diluent for oxygen in modern divine apparatus because of its very low solubility in blood. Second is neon. It is used in discharge tube and fluorescent lamp, bulb and it may be lamp for advertisement display purpose. Neon bulb are used in botanical garden and in greenhouses. Third is argon. It is used mainly to provide an inert atmosphere in high temperature metallurgy process, arc welding of metal or alloys and for filling electrical bulbs. It is also used in a laboratory for handling substances that are air sensitive. Last but not least, xenon and krypton. There are no significant use of xenon and krypton. They are used in light bulb designed for special purpose. So ये है